Hello friends, welcome to the Decoded, which is a weekly series on static GK topics. और आज हम जो बात करने वाले हैं Decoded में क्या बात करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन और आज हम इसके बारे में सब कुछ समझेंगे. क्या पोजीशन होती है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसके फंक्शंस हैं, फॉर एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो CAG जो इंस्टीट्यूशन है आर्टिकल 148 से डिराइव की हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ठीक है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टैब्लिश किया है वाया आर्टिकल 148 और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से लेके 151 तक में CAG के बारे में बातें की गई है, जिसमें CAG के बारे में जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, वो सब कुछ डिटेल में बताए गए हैं. ठीक है, तो क्या याद रखना है, आर्टिकल 148 से CAG और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स में इसमें बात की गई है, आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151. दिस इज द ओवरव्यू. ठीक है, अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की. तो CAG कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं. कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, अभी करंट CAG हमारे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और GC मुर्मू. ही इज द 14th CAG ऑफ इंडिया. ठीक है, 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है मिस्टर GC मुर्मू. ठीक है, एंड ही इज असिस्टेड बाय डेप्यूटी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल्स. ठीक है, देखो अब ये बहुत सारे होते हैं. डेप्यूटी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल्स टैक्सेशन के अलग होंगे, आपके रेलवेज के अलग होंगे. ठीक है, अगर आप CAG की वेबसाइट पे जाकर के देखोगे तो आपको ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उनका दिखाई दे जाएगा. बट हमारे पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, जो CAG है. ठीक है, कॉम्पनसेशन सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर इनकी पोजीशन है. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भी सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर 9th पोजीशन पर आते हैं और सैलरी भी इनको सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर मिलती है. ठीक है, सैलरी इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज. अच्छा, अब ये पोजीशन वेकेंट कैसे हो गई, अगर CAG किसी पोजीशन पे है तो वो पोजीशन वेकेंट कैसे हो सकती है. द फर्स्ट कंडीशन इज दैट ही कैन रिटायर. ठीक है, तो 65 ईयर्स की एज या फिर 6 साल का टेन्योर. ठीक है, जो पहले खत्म हो जाए उस पोजीशन में CAG रिटायर हो जाता है. ठीक है, 6 साल का उनका टेन्योर होता है, पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, या फिर 6 साल से पहले अगर वो 65 ईयर्स एज क्रॉस कर लेते हैं तो इन दैट केस ही विल रिटायर. तो पहली पोजीशन तो क्या हो गई कि CAG कैन रिटायर. सेकेंड इज ही कैन रिजाइन. ठीक है, फॉर व्हाटसोएवर रीजन, इफ ही फील्स दैट ही डू नॉट वांट टू कंटिन्यू, ही कैन एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कैन रिजाइन. ठीक है, दैट इज द सेकेंड पोजीशन. थर्ड सिचुएशन कैन बी इम्पीचमेंट. ठीक है, उन्हें हटाया भी जा सकता है, बट उनको वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जाता है, यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास करना होगा, प्रेसिडेंट को उसे अप्रूव करना होगा. ठीक है, उस केस में फिर उन्हें हटाया जा सकता है. एंड दिस कैन ओनली बी डन इन केस ऑफ ईदर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. या तो उन्होंने मिसबिहेवियर किया हो या फिर he is not capable to perform his duties. Only in that case, after passing a bill with special majority in both the houses and getting it approved by the president, he can be impeached. ठीक है, तो हमने क्या देखा, 3 वजहों से उनकी पोजीशन खाली हो सकती है. पहली, he can retire. ठीक है, उनका टेन्योर खत्म हो जाए या उनकी एज क्रॉस हो जाए, या फिर he can resign, या फिर he can be impeached. अच्छा, फंक्शंस क्या हैं, तो 1971 में CAG एक्ट पास हुआ था जिसमें उनकी बात की गई है ड्यूटीज, पावर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस, इन सब के बारे में. इसी में कॉम्पनसेशन वगैरह सबकी बातें की हुई है. ठीक है, तो ही इज एम्पावर्ड टू ऑडिट. देखो ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है, देखो देयर आर 2 इंस्टीट्यूशंस, आपको समझने की जरूरत है. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है CGA एंड देयर इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. CGA का काम क्या होता है, सारे अकाउंट्स मेंटेन करना. ठीक है, CAG का क्या काम होता है, सारे अकाउंट्स को ऑडिट करना. ऑडिट करना मतलब ये चेक करना कि अकाउंट्स जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आर दे द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स. ठीक है, क्या वो सही है, गवर्नमेंट ने दिखा तो रखा है कि यहाँ पर इतना खर्चा किया है, हमने ये टैंक खरीदे, वो टैंक एक्चुअली है भी या नहीं. ठीक है, गवर्नमेंट ने बता तो रखा है कि इतना पैसा आया हमारे पास, वो पैसा आया भी है या नहीं, और है तो कहाँ पर है. ठीक है, तो ये सारी केसेस जो हैं वो ऑडिटिंग में कहला दिया जाता है. तो ही इज एम्पावर्ड टू ऑडिट ऑल द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अकाउंट्स ऑडिट करने, स्टेट गवर्नमेंट के भी अकाउंट्स ऑडिट करने,
इंक्लूडिंग दोज ऑफ ऑटोनॉमस बॉडीज एंड कॉर्पोरेशंस फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी ऐसी बॉडीज जिनके पास सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग गवर्नमेंट से आती है, उनके भी अकाउंट्स जो हैं वो सीएजी ऑडिट करता है। इसके अलावा ही इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशंस, जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, ठीक है, कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इन विद द गवर्नमेंट हैज एन इक्विटी शेयर ऑफ एटलीस्ट 51% और मोर, ठीक है। तो जो भी सरकारी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जिनमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% से ज्यादा है, वहां पर ये ऑडिट कर सकते हैं। देखो प्रैक्टिकली क्या होता है कि स्पेशली जो ये हम बात करें कि गवर्नमेंट कंपनीज में ऐसा नहीं है कि सीएजी सबकी ऑडिट करता है, ठीक है, कुछ की वो ऑडिट करता है, कुछ में सीएजी के कंसल्टेशन से ऑडिटर चुना जाता है, कुछ के केस में उसके पास पावर्स है कि वो नॉर्मल कोई भी ऑडिट जो उनके ऑडिटर्स हैं वो कर जाते हैं, सीएजी चाहे तो जाकर के ऑडिट कर सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकली सीएजी हर एक कंपनी के इंडिविजुअली जाकर के ऑडिट नहीं करता है, ठीक है, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। He submits his audit reports related to the accounts of the center to president, who places them before both the houses of parliament. तो आफ्टर ऑडिटिंग क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट बनाता है, वो रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट की ऑडिट करके वो स्टेट गवर्नर को देता है, स्टेट गवर्नर उसे स्टेट असेंबली में प्रेजेंट करता है। और फिर क्या होता है, द रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, या तो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में फिर उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट या गवर्नर पेश करते हैं, जैसा मैंने बताया। एंड दे आर टेकन अप फॉर डिस्कशन बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इन केस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट्स कमिटी उसे डिस्कशन के लिए लेती है, या फिर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो हमने क्या कहा कि सेंटर के केस में उन्होंने रिपोर्ट बना करके प्रेसिडेंट को दी, प्रेसिडेंट ने दोनों हाउसेज में प्रेजेंट की, वहां पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उसे डिस्कस किया। उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर में उन्होंने सीएजी ने अपनी रिपोर्ट बना के गवर्नर को दी, गवर्नर ने उसे स्टेट असेंबली में प्रेजेंट किया और स्टेट असेंबली में कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ने उसे डिस्कस किया, ठीक है। इसके अलावा सीएजी के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो सीएजी वर्क्स एज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ओके। अच्छा, अब देखो इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इतना महत्वपूर्ण काम, इतना इंपॉर्टेंट काम, यू नो there is such an important task to ensure that your financial administration is done in a proper and ethical manner. So अभी क्या होगा कि इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे अगर आप बैठे हो तो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा सकती है, आपको ब्राइब करने की कोशिश की जा सकती है, आपको कोअर्स करने की कोशिश की जा सकती है, डराने धमकाने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट कैन ट्राई टू प्रेशराइज यू। तो इन सारी चीज़ों में ये इंश्योर करना जरूरी है कि सीएजी कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सीएजी के ऊपर किसी किस्म का दबाव ना हो, कोई प्रेशर में वो काम ना करें, ये ज़रूरी है। और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस दिए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि सीएजी जो है वो गवर्नमेंट के दबाव में ना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तो चोरी पकड़ रहा है। बेसिकली सीएजी क्या कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स ऑडिट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट कर रहा है, अगर कहीं कोई घपला गया है, करप्शन है तो उसको अनर्थ कर रहा है। तो जब इस तरह की वो कोई काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है और कुछ और प्रोविजंस उसमें रखे गए हैं जिससे ये इंश्योर हो सके कि वो इंडिपेंडेंटली बिना डरे अपना काम कर सके। जैसे ही इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, तो ठीक है, नेता नांगल आपको नहीं निकाल सकते, सीएजी जो है उसको टेन्योर की सिक्योरिटी मिली हुई है, सीएजी को रिमूव किया ही नहीं जा सकता जब तक प्रेसिडेंट ना चाहे। और प्रेसिडेंट भी कब, मतलब जैसा मैंने कहा कि दोनों हाउसेस से बिल पास होकर के प्रेसिडेंट अप्रूव करे, वो भी प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी हो तभी उसे निकाला जा सकता है, नहीं तो वो अपना टेन्योर कंप्लीट करेगा। तो यानी आप उसको ये तो कह ही नहीं सकते कि भाई तेरी जॉब चली जाएगी, उसकी जॉब सिक्योर है। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, उसे आप कोई लालच भी नहीं दे सकते, क्योंकि सीएजी एक बार आदमी बन गया तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से और कोई बड़ा ऑफिस मिल ही नहीं सकता। सीएजी इज द लास्ट स्टॉप। ही इज द नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस ईदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड हिज ऑफिस। यानी एक बार आपने सीएजी बन गए उसके बाद आपको कोई बड़ा महत्वपूर्ण पद गवर्नमेंट में नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो यानी आपको कोई ये लालच नहीं दे सकता कि अगर भाई तुमने मेरा काम कर दिया या मेरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो मैं तुम्हें मिनिस्टर बना दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, नहीं। नीदर इज सैलरी नॉर इज राइट्स in respect of leave of absence, pension और age of retirement can be altered to his disadvantage after his appointment। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपकी सैलरी कम कर दी जाए या आपकी लीव्स कम कर दी जाए या आपकी पेंशन कम कर दी जाए, इस तरह के भी प्रोविजंस नहीं चल सकते, ठीक है। तो यानी वो 100% सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे ऑफर की हुई है कि आप अपना काम निष्पक्ष तरीके से करें, यू नो, यू डू योर ड्यूटी एंड यू परफॉर्म योर ड्यूटी इन एन इम्पार्शियल मैनर, नथिंग कैन इम्पैक्ट यू, ठीक है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं
दे आर ऑल्सो प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद CAG। जो उनके खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, दे आर ऑल्सो basically given from the consolidated fund of India and are not subject to the vote of parliament। मतलब पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल ना तो उनकी सैलरी पर है, ना उनके खर्चों पर है, ना उनकी पावर्स पर है, ठीक है, ना उनके रिटायरमेंट पर है, ना उनकी जॉब पर है। तो बेसिकली पार्लियामेंट के नॉट इम्पैक्टेड। तो अगर इम्पैक्ट नहीं कर सकती हैं तो फिर सीधी सी बात है, दे कैन वर्क देयर, दे कैन डू देयर वर्क independently। These are certain provisions which are provided in the constitution to ensure CAG can perform his duties in an impartial manner। ठीक है, तो ये हमने बात की, आज समझा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रोल को। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के उनके एक्सपेंसेस को, उनके रिसिप्ट्स को वेरीफाई करना। चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ पे दो वर्ड है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर। ठीक है, हमारे यहाँ लार्जली जो काम होता है वो ऑडिटर जनरल का होता है। ठीक है, यानी बेसिकली इस चीज़ को समझो कि कंट्रोलर का मतलब फिर क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई खर्चा कर रही है तो भी वो CAG से पूछ करके कर रही है। हमारे यहाँ वो नहीं होता, वैसा काम UK में होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये लार्जली ऑडिटर जनरल है, यानी खर्चे कर दिए उसके बाद उसकी ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने को हमारे यहाँ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बट लार्जली द वर्क ही डज इज ऑडिटर जनरल। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बातें CAG को लेकर के हुई। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। तो पिछली बार जो हमारा डिकोडेड वीडियो था वो इलेक्शन कमीशन पे था, और मैंने आपसे पूछा था कि हिंदुस्तान के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, जिसका कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सुकुमार सेन। ठीक है, और आज फिर CAG पे बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ हिंदुस्तान के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे, हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। And again, you can respond to my question in the comment section of the YouTube, and we will come back again with a fresh topic next week in the Decoded series on Saturday. Till then, take care and keep reading.